स्वागत है आप सभी लोगों का। जो बच्चे जो है यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए खास है। ये पर इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट की जो है एक नोट है, जो यूथ कंपटीशन की बुक है, उससे हम लोग ले रहे हैं, उसको रिवीजन कर रहे हैं। इसमें मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। पॉइंट टू पॉइंट जो भी जो दिया हुआ बुक में, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, और जहाँ ज़रूरत हो उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार वैसे ही देखते रहें। नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही बुक लेने की कोई ज़रूरत है। बस आप इसको देखते रहें, और जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उसको आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका वेटेज कितना है एग्जाम में, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये 10 नंबर का आएगा। ठीक है, इसका थिकनेस पेन का थोड़ा सा कम कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले यही यही सवाल आता है कि पारिस्थितिकी क्या है। तो हम लोग यहीं शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी सामान्य रूप से उस विज्ञान को कहते हैं जिसके अंतर्गत किसी पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवों तथा उसके भौतिक पर्यावरण में दूसरी तरफ भिन्न जीवों के मध्य अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ आप लोग शब्द देख रहे हो, अंतर क्रिया। तो जो सजीव हैं, जीव हैं, और उनके भौतिक पर्यावरण में क्या आते हैं, जो वायु हो गया, जल हो गया, ये सब जो है भौतिक पर्यावरण है। इनके बीच जो अंतःक्रिया होती है उसका अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, इस इस शब्दावली को, पारिस्थितिकी शब्दावली को किसने दिया था? जो जर्मन के जीव विज्ञानी थे, अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। पहला जो है यहाँ पर, इसको नाम याद रखेंगे, अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने कौन सा क्या दिया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को दिया था। ठीक है, और पारिस्थितिकी के अंतर्गत दो पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पहला है स्व पारिस्थितिकी, और दूसरा है समुदाय पारिस्थितिकी। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे। तो स्व पारिस्थितिकी क्या है? इसके अंतर्गत किसी निश्चित पारिस्थितिकी के तंत्र में एकाकी प्रजाति के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और दूसरा है हमारा जैव समुदाय समुदाय पारिस्थितिकी है। ठीक है, इसके अंतर्गत किसी खास पारिस्थितिक तंत्र में वनस्पति समुदाय का उनके आवास के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। तो छोटा सा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं इसमें। यहाँ पे देख लेंगे आप लोग एकाकी प्रजाति का, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वनस्पति समुदाय का। ठीक है, तो यहीं से आप लोग थोड़ा सा अंतर आप लोग पकड़ में आ रहा होगा। अब यहाँ आप लोगों ने देखा था अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, लेकिन ये शब्द जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो है, ये किसने दिया था? टांसले ने, और एजी टांसले हैं। और इस सन याद रखेंगे आप लोग, 1935 में। तो हम लोग को तो याद करने वाली दो फैक्ट हो गई, एक तो अर्नेस्ट हैकल हो गए, दूसरे जो है टांसले हो गए। क्योंकि लेखपाल का एग्जाम जो है इसमें फैक्ट से भरपूर हो गए, तो फैक्ट ही ज्यादातर पूछे जाएंगे, ऐसी चीजें पूछी जाएंगी जो आपको याद हो। ठीक है, इसमें थ्योरी को नहीं पूछी जाएंगी, बड़ी बड़ी थ्योरियां नहीं पूछी जाएंगी। तो आगे हम लोग देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक कार्यशील इकाई होता है, जो क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों एवं उनके भौतिक पर्यावरण को सकल योग को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसकी संरचना तीन मूलभूत संगठनों से होती है। अब इसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं आप लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला हो गया जैविक, दूसरा हो गया अजैविक। ठीक है, जैविक में क्या होता है, जो जीव जंतु आते हैं ये लोग आते हैं। ठीक है, और जैविक में क्या होता है, जो भौतिक होते हैं, जैसे आप लोग देख रहे होंगे कार्बनिक घटक हो गया, कार्बनिक घटक में भौतिक घटक जैसे लवण, गैस, ये सब और जैविक में आते हैं।
ठीक है, वायु हो गया, प्रकाश हो गया, ताप हो गया, ठीक है, ये सब जो है जैविक में आते हैं। और जैविक में कौन से आते हैं? पादप हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, जीव जंतु हो गए, ये सब आते हैं। और इसमें भी डिवाइड कर दिया गया है। तो पर जैविक तत्व भी तीन तरह के हो गए हैं, ठीक है ना। पहले क्या हो गए? उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं? पादप पेड़ पौधे हो गए। उपभोक्ता कौन होते हैं? जो उत्पादक को खाते हैं, वो उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता भी डिवाइड है कितने पार्टों में? चार पार्टों में, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता जो हरे पौधे वगैरह खाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता का खाते पीते हैं, ठीक है। और तृतीयक जो होते हैं, ये द्वितीयक को खाते हैं। और सबसे अंत में आता है उच्च मांसाहारी उपभोक्ता, ठीक है, जिसमें शेर वगैरह आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। अपघटक में क्या होते हैं? अपघटक जो सूक्ष्म जीव आते हैं, जीवाणु वगैरह हो गए, कवक हो गए, ये सब जो है अपघटक होते हैं, ठीक है। इसमें एक शब्द याद रखेंगे, चींटी अपघटक भी है और उपभोक्ता भी है, प्राथमिक उपभोक्ता भी, ठीक है। एग्जाम में आ चुका है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक हैं? दो घटक, ठीक है। यहाँ पे जैविक हो गए और अजैविक हो गए। बाकी जो जैविक में तीन पार्ट हो गए और और अजैविक में भी तीन पार्ट हो गए, ठीक है। ये लोग आप लोग याद रखेंगे। बस इसको स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। खुला तंत्र मतलब क्या होगा? ठीक है, मतलब ऐसा कुछ है जिसमें कुछ जीव आ सकते हैं, कुछ जीव निकल सकते हैं, ठीक है। ये परिस्थिति तंत्र मतलब अगर कोई एक क्षेत्र हो गया, ठीक है, जहाँ कई कई जीव जंतु रह सकते हैं। अगर कुछ कुछ जीव आ जा रहे हैं बाहर से, तो और कुछ लोग जा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस यही हो गया खुला तंत्र हो गया, ठीक है, जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का सतत निवेश एवं बहिर्गमन होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि इसमें आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, ठीक है। ऊर्जा ऊर्जा जैविक तथा भौतिक संगठनों के मध्य जटिल पारस्परिक अंतःक्रियाएं होती हैं। साथ ही साथ विभिन्न जीवधारियों को भी पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मोटी मोटा तौर पर पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं वो देख ले रहे हैं आप लोग। यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक हो गया, अब दूसरा हो गया कृत्रिम, ठीक है। प्राकृतिक क्या हो गए? घास हो गए, ठीक है, मरुस्थल हो गए, वन पारिस्थितिकी हो गए, ठीक है, ये सब जो प्राकृतिक हो गए। और जलीय पारिस्थितिकी में हो गए अलोड़ी, तला, तालाब हो गए, नदी हो गए, झरना हो गए, झील हो गए। लवड़ी में क्या आ जाते हैं? समुद्र हो गया, झील हो गए, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। अब इसमें भी प्रवाहित वाला हो गया लोटिक वगैरह, आप लोग नाम सुना होगा। लोटिक जो बहते हुए जल में पेड़ जो पौधे उगते हैं छोटे जो है, वो लोटिक होते हैं। और लेंटिक जो है स्थिर में होते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, लोटिक और लेंटिक, ठीक है। और कृत्रिम में आप लोग जान ही रहे हैं, मानव के द्वारा जो निर्मित होते हैं, जैसे खेत का मैदान हो गया, कोई उद्यान हो गया, जल जीवनशाला हो गया, ठीक है, ये सब हो गए। पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता। पारिस्थितिक तंत्र की कार्यशीलता ऊर्जा प्रवाह के प्रारूप पर निर्भर करती है, क्योंकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित संगठनों के सभी पक्ष ऊर्जा प्रवाह में आश्रित होते हैं, ठीक है। जीवमंडल, बायोस्फीयर क्या होता है? एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जीवमंडल के अंतर्गत वनस्पति तथा पशु जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव होता है। जीव मंडल के इस आवरण का संगठक सामान्य रूप से 30 किमी से कम मोटी वायु, जल, मिट्टी, तैल की पतली परत होता है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे, थोड़ा बहुत समझने लायक है।
जैवमंडल के जो घटक होते हैं, ये भी जो है आपने देखा था, पारिस्थित पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे हो, यहाँ पे आप लोगों ने देखा था दो प्रकार के डिवाइड कर दिया था, जैविक अजैविक। यहाँ भी जैविक और अजैविक में डिवाइड है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन एक तीसरा पक्ष भी आ गया है जीवमंडल में, ऊर्जा, ठीक है। तो आप लोग जैविक में जान ही रहे हैं, जैविक में क्या आ जा रहे हैं, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक जो है इसमें आ जाते हैं। वियोजक को आप लोग देख के घबराइएगा मत, जो अपघटक होते हैं वही हैं, जैसे जीवाणु वगैरह छोटे जीव, ये सब अपघटक होते हैं, वियोजक, ठीक है। वियोजक नाम क्यों दिया गया इनको? पादप और जंतु के बीच के होते हैं, ठीक है, इस वजह से इनको नाम दिया गया है। ऊर्जा में सौर हो गया, ज्वारी हो गया, भूतापी ऊर्जा हो गया, ठीक है। और अजैविक में आप लोग जान ही रहे हैं, मृदा हो गया, स्थल हो गया, वायु जल, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ये रिवीजन के पर्पज से क्लास है, मैं बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो आप लोग उसी तरह से पढ़ेंगे। अजैविक में मोटे अजैविक संगठक क्या होते हैं? मोटे तौर पर वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। वायुमंडल की परतें जो है, परतें अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं, इनका नाम जो है अंग्रेजी में याद रखेंगे आप लोग। जो सबसे नीचे क्षोभ मंडल को हम लोग ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें बादल वगैरह होते हैं, विमान वगैरह भी उड़ते हैं, ठीक है। गर्म वायु के गुब्बारे देख रहे हैं जैसे आप लोग इमेज में, ये सब जो है ट्रोपोस्फियर में होता है। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, इसको नाम अंग्रेजी में ही याद रखेंगे आप लोग। और यहाँ जो है ओजोन की परत पाई जाती है। क्षोभ मंडल से थोड़ा सा ऊपर जो आप लोग देख रहे हैं, ओजोन की परत पाई जाती है, ठीक है। और एक मध्य मंडल है, मेसोस्फेयर है, इसको इसे याद रखेंगे, मेसोस्फेयर। यहाँ पर जो उल्काएं वगैरह आती हैं, ठीक है। अब थर्मोस्फेयर है, तापमंडल इसके ऊपर। और यहाँ पे उपग्रह वगैरह है, ठीक है। और सबसे बाहर में एक एक्सोस्फेयर है, ठीक है। अंतरिक्ष यान जो है यहाँ पे उड़ाए जाते हैं। जीवमंडल में जीवों के लिए आवश्यक क्या है? ऑक्सीजन तथा अन्य गैस प्रदान करता है, ठीक है। जीवमंडल जो जीवों क्या प्रदान करता है? ऑक्सीजन और अन्य गैस है। तथा प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण के लिए पारदर्शक बनकर सौरिक ऊर्जा को छानकर भूतल पर आने से सहायता प्रदान करता है। मतलब क्या कर रहा है कि जो जीवमंडल है, वो जो सूर्य से जो आती हैं, उसकी ऊर्जा को छानकर धरती पे भेजता है, ठीक है। सौरिक ऊर्जा हरी पत्ती वाले पौधों प्रकाश संश्लेषण वृक्ष से आहार ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो आप लोग जैसे जानते हैं प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, तो यहाँ पे वही कहा गया, ठीक है। जलमंडल क्या है भाई? जल, इसके अंतर्गत झील, नदियां, महासागरों को सम्मिलित किया जाता है। जलमंडल में क्या क्या आते हैं? झील, नदियां और महासागर। स्थल मंडल में क्या क्या आते हैं? यह सेल निर्मित क्रस्ट होता है, ठीक है। पृथ्वी के जो ऊपरी पार्ट है ना, क्रस्ट, वही है, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ क्या है? महाद्वीपों, महासागरों में भी क्रस्ट है, ठीक है। सबसे निचली परत जो है क्रस्ट का ही हिस्सा होती है, तो आप लोग इसको भी ध्यान देंगे। भू भूपटली चट्टानों का अपक्षय होने से क्रस्ट सबसे ऊपरी भाग पर मिट्टियों का निर्माण होता है। मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है? क्रस्ट के जो ऊपरी परत होते हैं, वो अपक्षय अपरदन के कारण जो है मिट्टियों का निर्माण होता है। मृदा तंत्र, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मृदा आवरण वायुमंडल तथा स्थल मंडल के मध्य अवांतर मंडल होता है, ठीक है, ट्रांजिशन जोन, को याद रखेंगे आप लोग। इस जैविक भट्टी के रूप में जाना जाता है। मृदा जीवों के लिए एक तरफ से आवास प्रदान करता है तथा दूसरी तरफ जीवों के लिए पोषक आहार भंडार का कार्य करती है। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैविक संगठन में क्या आते हैं भाई? पादप हो गए। पादप मोटे तौर पे इसको पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है। प्रकाश संश्लेषण से किस तरह से जो ये लोग बनाते हैं, हार बनाते हैं, यही सब है इसमें, ठीक है। जंतु हो गए। जंतु में क्या आ जाते हैं? स्वपोषी हो गए, परपोषी हो गए, ठीक है। स्वपोषी जो है, परपोषी आप लोग जान रहे होंगे, बहुत पहले भी पढ़ चुके होंगे आप लोग। परपोषी जंतुओं में क्या आते हैं? तो यहाँ से थोड़ा सा इसको देख लेंगे। मृतजीवी हो गए, परजीवी हो गए, प्राणिसम भोजी हो गए।
तो मृतजीवी क्या होते हैं? ऐसे जंतु जो मृत पौधों तथा जीव जंतुओं से प्राप्त जैविक या कार्बनिक यौगिकों को घोल के रूप में ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है। परजीवी पैरासाइट तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, कई बार पढ़ चुके हैं आप लोग। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है। हम लोग उन चीजों को कवर करेंगे इसमें, हमको दोहराना है इसको। ठीक है, ना कि लाइन बाई लाइन एकदम पढ़ते ही जाना है। आप लोग समझ रहे होंगे परजीवी क्या होते हैं जो दूसरे जंतु पर अपना निर्भर निर्वाह करते हैं। ठीक है ना। प्राणिसम भोजी क्या होते हैं भाई, इनको भी थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। पहली बार आप लोग नाम अगर सुन रहे हैं तो आप एक बार देख ले रहे हैं। ऐसे जंतु जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, ये जंतु अभियोजित आहार के बड़े बड़े भाग तक खा जाते हैं। सभी बड़े जंतु इस श्रेणी में आते हैं, जैसे गाय हो गई, ऊँट आ गया, शेर हो गया, हाथी हो गया, ये जो है प्राणिसम भोजी हैं। ठीक है। बोलो जोनिक हैं। सूक्ष्म जीव तंत्र क्या होगा? सूक्ष्म जीव इनको वियोजक कहा जाता है। ठीक है। आप लोग बस इतना याद रखेंगे, सूक्ष्म जीव तंत्र वियोजक कहा जाता है। बस इसमें बैक्टीरिया वगैरह कवक शामिल है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ये लोग शामिल होते हैं। क्या कहते हैं? सड़ा गला जो है वही सब खाते पीते हैं। ठीक है। डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर भी कहा जाता है इन सबको। जीवमंडल में आप लोगों ने अभी देखा था क्या क्या थे भाई। जैविक अजैविक तो आप लोग जान ही रहे हैं। अजैविक उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये सब कुछ आ जा रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोषण स्तर, ट्रॉफिक लेवल। पारिस्थितिकी तंत्र में आहार पोषण पदानुक्रम में संपन्न होता है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब ऊपर से लेके नीचे आ जाए, या फिर नहीं, एक एक क्रम के बाद जो है दूसरा क्रम आता है। ठीक है। अब पोषण राशि में जो कितने प्रकार कितने स्तर हो सकते हैं, तो हम देखें 4 स्तर होते हैं। ठीक है। अब 4 स्तर में हम लोग हमें मैप से थ्रू समझ लेते हैं, हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैप से ही हम लोग अगर समझते हैं तो पहले होता है मृदा है। ठीक है। पोषण स्तर एक पर जो है कौन सी चीज आते हैं, जो है पौधे आते हैं। ठीक है ना, जो सूर्य से अपना भोजन निर्माण करते हैं। पोषण स्तर 2 पे कौन से चीज आते हैं, जो पौधों को खाते हैं। ठीक है ना, जैसे हिरण वगैरह हो गए, ये पौधों को खाते हैं। ठीक है ना। पोषण स्तर 3 पे क्या आ गए, जो टिड्डा वगैरह भी आ जाते हैं ना। पोषण स्तर 2 पे टिड्डा वगैरह आ जाते हैं। ठीक है। पोषण स्तर 3 पे क्या आ जाते हैं, वे जो टिड्डे वगैरह को खाते होंगे। टिड्डा को कौन खा जाता है? मेढक वगैरह खा जाता है ना। ठीक है। तो मेढक वगैरह आ जाएंगे एक तरह से, बस समझाने के लिए आप लोगों को समझते रहें। पोषण स्तर 4 पे क्या आते हैं, जो मेढक वगैरह हिरन वगैरह को सबसे बड़े मांसाहारी जो होते हैं वो सब आ जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ हम शेर लिख लेते हैं, यहीं से आप लोग समझ लेंगे। ठीक है ना। बीजक क्या होते हैं? डिकम्पोजर। बीजक क्या होते हैं? इन सभी जो है सड़े गले मांस, इन सबको अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं, इनको बीजक कहा जाता है। ठीक है। डिकम्पोजर अंग्रेजी में आप लोग याद रखेंगे। आप लोग और फिर से डिकम्पोज करके फिर से जो है मिट्टी में मिला देते हैं इनके पोषण तत्वों को। आहार श्रृंखला आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर। पहले क्या था? ग्रास है, यानी कि घास है, प्रोड्यूस हो रहा है सन से, जो है अपना भोजन निर्मित करा प्रकाश संश्लेषण से। उसके बाद जो है टिड्डा जो है घास को खाता है। आप लोग देख रहे हैं। और घास खाने के बाद टिड्डा को जो कौन खा रहा है? मेढक खा रहा है। मेढक को जो है इसको सांप खा ले रहा है। सांप को कौन सा खा ले रहा है? जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, आँख है, ये खा ले रही। उसके बाद फंगी जो है ये मर जाता है, तो डिकम्पोजर जो है कवक है, इसको डिकम्पोज कर देता है, उसको डिकम्पोज को मिट्टी में मिला देता है, फिर वही हो जाता है। श्रृंखला है एक तरह साइकिल। तो आप लोग इस हिसाब से देख लेंगे। इनका एक दिशा होता है। ठीक है। प्राथमिक उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, उच्च मांसाहारी, ये सब उसके जो है पोषण के अस्त्र हैं। एग्जाम में बहुत बार आता है, जैसे आप लोग दे दिया घास हो गया, घास को पतंगा खाता है, पतंगे को मेढक खाता है, सांप खाता है, बाज, उसके बाद लास्ट में तेंदुए आ गए। एग्जाम में आएगा, ऐसे ही आएगा। आप लोग जरूर से इसको एक बार ध्यान देंगे। इजी है, लेकिन बीच का अगर गैप कर देगा, अगर सांप की जगह पर कुछ और दे दिया तो आप लोग वहां से कंफ्यूज होंगे, लेकिन एक बार पढ़े लगेंगे तो याद रहेगा। ठीक ना। तो हम लोग यहाँ से अगर
फूड चेन आप लोग देखना चाहें अगर यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, पहले स्तर पर जो है देख रहे हैं आप लोग, पौधे हैं। ठीक है, यहाँ पर जंतु है जो जो खाते पौधों को खाते हैं। रैट वगैरह हो गए, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, फ्रॉग वगैरह हो गए, बटरफ्लाई वगैरह हो गए, ये सब दिया हुआ है। तीसरे स्तर पर जो आ गए हैं, रेप्टाइल वगैरह आ जाते हैं। ठीक है ना, ईगल वगैरह दिया हुआ है, ये सब आ जाते हैं। लास्ट में जो है देख रहे हैं वुल्फ जो है, माउंटेन लायन हो गया, कैट हो गया, ये सब जो है लास्ट में आते हैं। बिल्कुल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का प्रवाह जो है लोग देख ही रहे हैं, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, सबको पता है। ठीक है ना। लिंडमान, इसको याद रखेंगे आप लोग, हमने जैसे अभी दो तीन नाम याद रखेंगे। अर्नेस्ट हैकल को याद रखे हैं। ठीक है ना। कांसले को हम लोग पढ़े हैं, वैसे एक और नाम याद कर लेंगे आप लोग, ये तीसरा नाम है, ये एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे आएगा। लिंडमान, इन्होंने एक नियम दिया था, लिंडमान ने 10% का नियम दिया था, बस यही याद रखना है आप लोगों को। अब इसको पढ़ लेते हैं क्या होता है 10% का नियम। इनके अनुसार विभिन्न पोषण स्तरों या जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, जबकि 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। मतलब क्या है यार कि अगर कोई मतलब एक टिड्डा है, मान लीजिए यहाँ पे टिड्डा है, ठीक है ना, इसका जो 10% एनर्जी ही फ्रॉग को मिलेगा। ठीक है ना, बाकी जो है इतना वो लॉस हो जाएगा। बस यही कहना चाह रहे हैं कि 10% का नियम यही है। अब पिरामिड वगैरह जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कौन उल्टा बनता है कौन सीधा बनता है, हम लोग देख लेते हैं। सीधा सीधा पिरामिड जो है कौन सा सीधा पिरामिड बनता है, घास आधारित तंत्र में पिरामिड सीधा बनता है। अब जैसे क्या होता है, घास आधारित क्या है, यहाँ पे हो गया आपका घास हो गया, ऊपर से टिड्डा हो गया, यहाँ पे आपको वो सांप वगैरह हो गया, यहाँ पे आपको शेर वगैरह हो गए, ये सीधा बनता है। ठीक है ना। वृक्ष के आधारित जो है, वृक्ष आधारित तंत्र जो है हमेशा ये उसका उल्टा बनेगा। ठीक है। इसका पिरामिड इस तरह से उल्टा बनता है। ठीक है ना। बड़े वृक्ष हो गए, बड़े वृक्ष आ जाते हैं, फिर छोटे आते हैं, झाड़ियाँ आ जाती हैं, फिर छोटे घास आ जाते हैं, इस तरह से बनता है वृक्ष का। तो आप लोग याद रखेंगे, घास के लिए सीधा और वृक्ष के लिए उल्टा। याद रखना, आप लोग एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछेगा ना इस तरह से, बस ऐसे ही पूछ देगा कि घास पे आधारित जो तंत्र होता है उसका सीधा बनता है उल्टा बनता है, तो आप लोग को याद रखना है बस कि सीधा बनता है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो ये तो बहुत डिटेल में है, बहुत आगे कुछ है, अगर बताने लगूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इतना टाइम भी नहीं है। 60-65 दिन अभी बचे हुए हैं। आज कितने तारीख हो गए, 14 या 15 तारीख हो गए, 15 मार्च हो गया आपका। तो बहुत ज़्यादा दिन है, 67-68 दिन आज से रह गए हैं। हम लोग जल्दी से रिवाइज करेंगे पूरा। अब बाकी जो बुक है आप लोग उसको पढ़ते रहें। बायोमास का पिरामिड जो है आप लोग याद रखेंगे। बायोमास पिरामिड, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या है। इस इसमें प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या के स्थान पर उनके सकल भार को सम्मिलित किया जाता है। यह उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का होता है। अब जब भार को शामिल करेंगे तो उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। ठीक है ना। अब सीधा उल्टा कब होता है, अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर हम लोग तालाब वगैरह हो गए, ठीक है, अगर तालाब या समुद्र में पारिस्थितिकी तंत्र देखेंगे, ठीक है, तो वहां पर उल्टा बनता है। इसको हम याद रखेंगे आप लोग को। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, उल्टा बनता है, उल्टा क्यों बनता है भाई, वेल जो है बहुत बड़ी होती है, जैव भार के हिसाब से आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर लिखा था ना, सकल भार देख रहे हैं आप लोग ना, सकल भार भार के हिसाब से आप लोग रहे, वेल जो है सबसे बड़ी होती है, उससे नीचे जो छोटी शार्क वगैरह आ जाती हैं, उसके बाद और छोटी मछली आ जाती हैं। तो ये हमेशा उल्टा जो है उत्पादक पे कौन आता है, उत्पादक पे जो वहां पे जो नीचे घास वगैरह होती है समुद्र में ना, तालाब में, वो सब उत्पादक होते हैं उसमें। ठीक है ना। इनको खाने वाली छोटी मछलियां होती हैं, लेकिन इन छोटी मछलियों को खाने वाली भी बड़ी मछलियां होती हैं, सबसे बड़ी जो मछलियां वेल वगैरह आ जाती हैं। ठीक है ना, शार्क वगैरह आ जाती हैं, ये सब जो है सबसे ऊपर है। तो भार के हिसाब से देख रहे हैं आप लोग, तो बड़ी मछलियां जो हैं ऊपर आएंगी, तो इस वजह से ये उल्टा ही बनेगा। ठीक है ना। अब वन का हम लोगों ने पढ़ा था, जैव भार के हिसाब से। ठीक है, छोटे उत्पादक हो गए, घास वगैरह हो जाते हैं, उससे बड़े आ जाते हैं छोटे मोटे, ठीक है, बांस वगैरह आ जाते हैं, झाड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं, इस तरह से आती हैं। ठीक है ना, इसको आप लोग देख लेंगे।
और यहाँ पर आप लोग इसका भी देख रहे हैं कि 900 किलो घास है, 100 किलो चूहे हैं, ये सब इस तरह से आप लोग समझ ही लें। बस याद रखेंगे वन का क्या है। जय भार के हिसाब से अगर बना रहे हैं आप लोग तो सीधा बन रहा है, ठीक ना। आपने यहाँ पे एक देखा था, वृक्ष का दिखा था, वृक्ष अलग है, ठीक है ना। वृक्ष अलग है मैटर, ठीक है। वृक्ष यहाँ पर वृक्ष का बन रहा था, ठीक है। याद इसको वन से मत कंपेयर कर लीजिएगा आप लोग। वृक्ष जो है उल्टा बन रहा है, घास का सीधा बन रहा है। अब जो है वन का जो है सीधा बनेगा, तालाब समुद्र का जो है उल्टा बनेगा, ठीक है। हमारे पास चार हो गए ना, चार आपको याद रख के जाना बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। इसके आगे हम देखना भी नहीं है। इन्हीं चार आना होगा तो इन्हीं चारों में से होगा। ऊर्जा पिरामिड भी जो है सीधा ही बनता है सब। देखिए यहाँ समुद्र का देख मिल गया आपको, यहाँ पे एक जो आप देख रहे हैं, मैंने अभी ऊपर बताया था ना। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं शार्क वेल वगैरह ये जो आज आ जा रही हैं, ठीक है ना। उल्टा बनता है, ये सब कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं, ठीक है ना। प्रोड्यूसर में जो है यहाँ पे देख रहे हैं छोटे छोटे एल्गी वगैरह आ जाते हैं, ये सब होते हैं, ठीक है ना। बस ये याद रखना आपको, अगर याद रहा तो हो जाएगा आप लोग, ठीक है। तो इक्वेटिक जो इकोसिस्टम जो है और वन का इकोसिस्टम जो है उल्टा बनता है, ठीक है। वन हो गया उल्टा बनता है, घास का सीधा बनेगा, ठीक है। घास का सीधा बनेगा, वृक्ष का उल्टा बनेगा। ये बस याद रखने वाली चीजें हैं, आप लोग बार बार इसको पढ़ देखेंगे तो याद रहेगा। अब ऊर्जा का भी सीधा बनता है भैया, इसको भी देख लेंगे। ऊर्जा तो सीधा बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। हम लोग देखे थे ना हम लोग, वो खाद्य वाला वही से वही पार्ट है। हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जाम में इससे ज्यादा डिटेल कुछ नहीं पूछेगा, बस यही आएगा सीधा किसका बनता है उल्टा किसका बनेगा। अगर इतना याद है आपको तो काम बन जाएगा, और एग्जाम में यही आएगा आप लोग ना, इसको ध्यान दीजिएगा। बायोजियो केमिकल साइकिल क्या होता है भाई? ये जो है कुछ केमिकल होते हैं, जैसे जो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन लोगों का जो है चक्कर और होता रहता है, ठीक ना। पहले क्या होता है, पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ठीक है, उससे अपन भोजन वगैरह निर्मित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। बस यही है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना वर्षा वाला, उसमें क्या होता है, तालाब से जो तालाब हो गया समुद्र से पानी वाष्पित होता है, बादल बनते हैं, बादल बनते हैं उसको संघनित होते हैं, फिर से वो वापस जो है बरस पड़ते हैं और सारे पानी जो है कुछ हद तक आ जाते हैं, फिर से समुद्र वगैरह में तालाब वगैरह में जमा हो जाते हैं। सेम ये भी होता है, ठीक है। जो केमिकल केमिकल शब्द याद रखेंगे आप लोग यहाँ, तो हम लोग धीरे धीरे जो है उनको देख लेते हैं। CO2 का जो है, CO2 गैस जो होते हैं उसका साइकिल दिखा रहा है। इस तरह से जो है प्रकाश संश्लेषण से भोजन का उत्पादन होता है, ऑक्सीजन को किस तरह से छोड़ता है, शोषण जो अपघटन होता है, ये सब पूरी पार्ट जो है प्रकाश संश्लेषण में आप लोग पढ़े होंगे, इस तरह से अपघटन वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो वही है, तो बहुत कुछ आएगा नहीं इसमें। वायुमंडल में पौधों द्वारा CO2 को ग्रहण किए जाते हैं, तो आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आप लोग बना लेंगे, जो जो चीजें बन जाएंगी हम लोग उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो फैक्ट है, जो एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब कार्बन चक्र आ जाता है तो आप लोगों को पता है यार, पौधे जो है CO2 को ग्रहण करते हैं, ठीक है, और अपना प्रकाश संश्लेषण वगैरह क्रिया में भाग कर लेते हैं, अपघटक होता है, ऑक्सीकरण होता है, ये सब से तो ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है, ठीक है ना। बस यही है। नाइट्रोजन का चक्र भी यही है भाई। नाइट्रोजन क्या होते हैं, पौधे जो है वहां से नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है ना, जमीन से लेते हैं, उसको जो है थी ना, वहां से भी मिल जाता है, जैसे वायुमंडल में भी तो नाइट्रोजन है, वहां से भी मिल जाता है इन सबको, ठीक है। मिट्टियों से प्राप्त करते हैं आप लोग, यहाँ से बहुत ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। नाइट्रोजन की मात्रा तो है वायुमंडल में, लेकिन जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिट्टियों से प्राप्त करते हैं, इसको बहुत ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है ना। डायरेक्ट जो है पौधे जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन का ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है ना। यही है, हम लोगों को मिल जाएगा, हो जाएगा। फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, ऑक्सीजन में भी वही कुछ है नहीं भाई, हम लोग भी श्वसन करते हैं, ये सब यही सब है भाई। तो बन जाएगा एग्जाम में, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना एग्जाम में बन जाएगा।
यहाँ क्वेश्चन ही बनने की बहुत कम संभावना है, पहली बात तो। जैसे क्या हो गया, जो चीजें फैक्चुअल हैं वही एग्जाम में पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं। और पर्यावरण जो है बहुत बड़ा पार्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट से ही कम से कम मान के चलिए आपको 3 से 4 क्वेश्चन वहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो जब 4 क्वेश्चन आपको डिजास्टर मैनेजमेंट से मिल जा रहे हैं, तो 6 ही क्वेश्चन तो बचे इन्वायरमेंट पढ़ने के लिए। तो वही चीजें पूछी जाएंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, वो भी फैक्ट ही पूछी जाएंगी। वो आपके थ्योरी को नहीं देखेंगे आप कितना ज्ञानी बन गए हैं, ठीक है ना। आप शंकर आईएएस की बुक उठा लीजिए, इन्वायरमेंट की पढ़ लीजिए, तो उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसमें बहुत सारे चीजें दी हुई हैं। तो उससे अच्छा जो चीजें एग्जाम में आनी वो पढ़ा जाए, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल, ये एग्जाम में अक्सर आ जाता है, छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जल कहाँ कितना है भाई, महासागर में 97.25 है, ठीक है ना। हिमटोपी या हिमनद, ये बहुत एग्जाम है। मीठा पानी जो है, पीने योग्य जो है हिमनद में 2.05 है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखेंगे। भूमिगत जल जो है आपको पता है बहुत कम रह गई है, 0.68 हो गई। तो इसको भी ध्यान देंगे थोड़ा सा, आप लोग बस एक बार देखते रहिए, और ना हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने पास, जब भी मूड हो आप लोग देख लीजिएगा। झीलों में तो बहुत कम पानी है पहले से ही, वायुमंडल में भी पानी की नमी रहती है थोड़ा बहुत, जलवाष्प वगैरह, लेकिन उतनी भी नहीं रहती है कि मतलब जैसे कहा जाए। तो देख रहे हैं आप लोग, 0.001% जो है वायुमंडल में हो रहती है, ठीक है। और नदियों में भी तो आप लोग जान ही रहे हैं, बहुत कम पानी, वायुमंडल में बहुत कम, उससे ऊपर जाएंगे तो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग वही सब पढ़ेंगे। हम जल चक्र यहाँ देख, अपने आप देखा था, जैसे ऑक्सीजन चक्र दिया हुआ, जल चक्र भी है। जल चक्र के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, जो गर्मियों के दिनों में वाष्पीकरण से जो है बादल बनते हैं, और ये फिर से बारिश बन के जो है बरस पड़ते हैं, फिर से नदियों में मिल जाते हैं। ये जल चक्र है, ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज जो है याद रखेंगे आप लोग, कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। अब इस तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन इनकी फुल फॉर्म जरूर पूछ देगी एग्जाम में, फुल फॉर्म बहुत जरूरी है। तो IUCN जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, ठीक है। में ये पूछना, अगर इसके जगह पर कोई कुछ और शब्द लिख के दे देगा, ठीक है, कंजर्वेशन की जगह कुछ और दे दे, नेचर की जगह कुछ और लिख के दे दिया, तो आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। आप इंटरनेशनल तो पकड़ लेंगे, यूनियन भी पकड़ लेंगे, लेकिन जो है कंजर्वेशन और नेचर बदल देगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान देंगे आप लोग, जो पूछा जा सकता है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब होती है, 1948 में होती है। विश्व का सबसे बड़ा विविध पर्यावरण नेटवर्क है, ठीक है ना। बस इतना याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में आती रहती है। यूनाइटेड नेशन हो गया, संयुक्त राष्ट्र हो गया, इन्वायरमेंट ई का हो गया, प्रोग्राम हो गया, ठीक है ना। पी का प्रोग्राम हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे, पी का प्रोग्राम होगा, ई का इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। और UN जो आप लोग जान ही रहे हैं, यूनाइटेड नेशन हो गया, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी केन्या में, याद रखेंगे आप लोग। इसकी स्थापना क्या कब होती है, 1972 में होती है, इसको भी ध्यान देंगे आप लोग। थोड़ा बहुत फैक्ट है, रटना पड़ेगा, ठीक है, तो ध्यान देंगे आप लोग। 193 देश है इसमें, बस मोटी मोटा यही है। WWF का फुल फॉर्म क्या भाई, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना 1961 में होती है, ठीक है ना। एग्जाम में आता है। तो एक चीज आप देखें, जहाँ से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, क्योटो हो गया, ये सब एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है भाई, 1987 में सहमति बनी, और 1 जनवरी 1989 से लागू होता है, 1989 से लागू हो जाता है, ठीक है ना। ओजोन परत के लिए, ठीक है ना, ओजोन परत के लिए है, ठीक है ना। बस इतना याद रखें आप लोग।
इसमें और कुछ नहीं याद रखना आप लोगों को। भारत कब शामिल होता है इसमें? 1992 से, ठीक है। तो न 1989 में ये लागू होता है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ओजोन परत के लिए है। और भारत 1992 में लागू होता है, ठीक है ना। अब ओजोन परत परत को कौन कौन सी गैसें नुकसान करती हैं आप लोगों को पता होगा, मीथेन हो गया, सीएफसी वगैरह हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है, आप लोग याद रखें उसको। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है भाई? क्योटो प्रोटोकॉल से पहले जो हम लोग एक और चीज देख लेते हैं, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन अक्सर एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। ये रियो रियो शिखर सम्मेलन, रियो कहाँ पे है? रियो जो है ब्राजील में है, ठीक है ना। ब्राजील में, ठीक है, वहाँ पे है। और 1992 में इस पर हस्ताक्षर होता है, ठीक है। शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस लिए बना था? पर्यावरण पर मानव सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव को न्यून करने के लिए, ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। इस शिखर सम्मेलन में 100 देशों ने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य मुद्दा मुख्य मुद्दा जो है एजेंडा 21 था, ठीक ना। बस इतना याद रखना आप लोग। एजेंडा 21 क्या है भाई? कब लागू किया गया था, किसके अंतर्गत लागू होता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 1992 जो लागू था उसी के। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसी के संबंध में, जलवायु परिवर्तन के संबंध में जो है, आप लोग देख रहे हैं। 1997 में जापान के क्योटो शहर में, क्योटो कहाँ पे है? जापान में है, एक संधि की गई। यह एक स्वैच्छिक संधि है जिस पर 141 राष्ट्रों के हस्ताक्षर किए थे। इन देशों ने इस बात पर सहमत प्रकट की कि 2012 तक हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर 1990 के स्तर में 5.2% की कमी लाए। क्योटो प्रोटोकॉल में एक जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2012 की, ठीक है। और कितनी कमी? 5.2% की कमी, और किसकी? हानिकारक गैसों की, ठीक है ना। याद रखेंगे आप लोग। नयोगा प्रोटोकॉल ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, हमसे पूछ देगा कब कब आया था। दिसंबर 2010 में जापान जापान में नयोगा है, ठीक है ना। बस इतने आना चाहिए। कार्टिजना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, पहली बात इसको याद रखेंगे, एक संधि है, ठीक है ना। और 2000 में ये आया था, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। राष्ट्रीय प्रयास, जो भारत के जो है राष्ट्रीय प्रयास कब हुए थे? तो सबसे पहले जो है याद रखेंगे आप लोग, वन प्राणी एक्ट जो है 1972 में लागू होता है। और वायु संरक्षण 1981 में आती है। जल प्रदूषण संबंधित 1974 में। तो पहले वन के लिए आती है। आप लोग क्रम याद रखेंगे आप लोग तो आसानी होगा इसको याद रखने में आप लोगों को। वैसा ना हो कि जल प्रदूषण आया हो, ऑप्शन देखें आप लोगों ने और ये सबसे पहले देख के मार दें, ठीक है ना। पहले आती है वन प्राणी, ठीक, उसके बाद जल आता है, ठीक है, दूसरे नंबर पर, ठीक है। तीसरे नंबर आता है वायु सन। इसको याद रखने का ये ट्रिक है, और कुछ नहीं है। वन के लिए पहले नंबर पे, उसके बाद जल आता है, उसके बाद वायु आती है, ठीक है ना। हम लोग पहले जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो हम लोग जमीन के बारे में ही सोचेंगे ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। हमारे सबसे पहले तो वन जीव, उनके बारे में सोचेंगे, फिर जल के प्रदूषण के बारे में सोचेंगे। अब जाकर वायु प्रदूषण, संरक्षण ये सब आ गया है ना। पहले वायु उतनी प्रदूषण नहीं, तो ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन हाँ, बाद में आई तब से, तो ये ट्रिक है एक तरह से, आप लोग याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण 1986 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है ना। और वन संरक्षण एक्ट 1980 में। वन्य प्राणी अलग है, वन संरक्षण अलग है, इसको आप लोग ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है ना। पर्यावरण संरक्षण अलग है, ठीक है ना। इसको मिलाएंगे या नहीं आप लोग? यहाँ पे 5 हैं, 5 याद रखने हैं आप लोगों को, ठीक है। एक 5वें नंबर पर पर्यावरण संरक्षण है। और यहाँ पे चौथे नंबर पे मैं इसको कर देता हूँ, वन संरक्षण है, ठीक ना। अगर आप क्रम भी देखेंगे तभी इस तरह से पहले वन्य प्राणी आ जा रहा है,
उसके बाद जल प्रदूषण वाला आ जा रहा है। तीसरे नंबर पर वन संरक्षण आ जा रहा है। उसके बाद वायु संरक्षण आ जाता है, फिर से पर्यावरण संरक्षण आ जाता है। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, फैक्ट इतने ही आने हैं कि ये कब आया था, ठीक है ना। हो सकता है मैचिंग में दे दे या जैसे मन कर वैसे दे। अब इससे नाम से आप लोग याद रखेंगे वन्य जीव का संरक्षण है, तो प्राणियों भाई जो भी वन्य जीव में रहते हैं उनके संरक्षण के लिए ही एक्ट होगा ये। इसको क्या याद रखना है, अब इसके बारे में क्या पढ़ना है। जल प्रदूषण से संबंधित है तो भाई जल प्रदूषण से संबंधित हुआ। जल में क्या क्या प्रदूषण होते हैं भाई, आर्सेनिक वगैरह मिलते हैं, ठीक है ना, यही संबंधित है। प्रदूषण आएगा तो हम इसके बाद देख लेंगे, ठीक है। 1986 वाला आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको देख लेंगे। वायु प्रदूषण एक्ट हो गया, 1981 हो गया, मैंने बताया था ना। पहले वन आएगा, ठीक है, 72 में, ठीक है। वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीव उनको देखेंगे 1972 में, ठीक है ना। उसके बाद जल आएगा, जल के बाद आएगा क्या, वायु आएगा, वायु आएगा 80 में, ठीक है, 81, ठीक है। वन संरक्षण आएगा फिर से 80 में, ठीक है। और ऊपर आपने एक देखा था 86 में क्या आता है, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। बस इतना ही याद रखना आप लोग। जैव विविधता एक्ट 2002 में आती है, और इसको देख लेंगे आप लोग। जैव विविधता एक्ट, ठीक है ना, 2002 में लेटेस्ट है, ठीक है। तो जैव विविधता शब्द जब भी आएगी तो आप लोग लेटेस्ट है 2002 मार्क के आ जाएंगे। तो यहाँ एग्जाम में जो क्वेश्चन बने हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। कहाँ से पहले सवाल बन रहा है, कौन सा स्टील उन पर प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं और अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन को अपचायक, ऑक्सीजन को घटाने वाला के रूप में उपयोग करता है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन आप लोगों ने देखा होगा, ग्रीन स्टील है, यही हो गया। ग्रीन शब्द से ही काम बन जाएगा आप लोग। इन्वायरमेंट है तो जहाँ ग्रीन देखे वहाँ मार दीजिए, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब सांकेतिक प्रजातियां क्या होती हैं इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो यहीं से काम बन जाएगा आप लोग। और रटना बस, सांकेतिक प्रजातियां कौन सी हैं इसको आप लोग याद रख लेंगे, बस काम बन जाएगा। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं भाई, जो सड़ गल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं है दिया हुआ, तो एल्युमिनियम फॉयल यार, एल्युमिनियम कहीं भी रहता है, आप लोग जानते हैं, वो गलता उलता नहीं है, कहीं भी रहे, ठीक ना। परितंत्र के दो मूल घटक कौन से हैं? आप लोगों ने जैसे पढ़ा था, जीवी और अजीवी, ठीक है। ये बहुत आसान बन गया। अब यहाँ देख रहे हैं आप लोग, हमने याद आप लोगों को कराया था दो तीन शब्द जो है, किसने क्या दिए थे, टांसले हो गए, ठीक है ना, परिस्थिति तंत्र नाम दिए थे, और शब्द जो है नाम दिए थे, ठीक है। परिस्थिति जो है दिए थे, वो क्या नाम था आप लोगों को, अर्नेस्ट हैकल, हैकल याद रखे ना, इनका नाम याद रखेंगे। लिंडेमान का नाम याद रखेंगे, हमने पढ़ा भी, ठीक है। 10% वाला नियम जो है इसको याद रखेंगे आप लोग। किसी भौतिक किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं। अब पशु हो गया तो फौना, फूल वगैरह हो गए तो फ्लोरा, बायोस्फीयर तो आप लोग जान ही रहे हैं जिसमें बहुत सारे जीव जंतु एक साथ रहते हैं, ठीक है। अजैविक नहीं है, अजैविक नहीं, यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, बस ऐसा देख कर मान ना दीजिएगा आप लोग। अजैविक नहीं है, नहीं शब्द आ रहा है कवक, जो है एक कवक क्या आता है, अपघटन, अपघटक है, ठीक है। वियोजक जिसको आप लोगों ने पढ़ा था ऊपर, ठीक है, ये है अब कवक। और ये जो तीनों दिख रहे हैं आप लोग को, मिट्टी हो गया, ये हवा पानी, ये सब क्या है, अजैविक है। जल चक्र आप लोगों ने, आप लोग, मैंने कहा था ना वहाँ पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बन जाएगा। प्रेरक शक्ति है, जल चक्र के पीछे प्रेरक शक्ति कौन भाई, सौर विकिरण, आप लोग पता है, सौर उसी तो वाष्प बनता है ना भाई, तो बन जाएगा, उसको पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है आप लोगों को। ऐसे कार्बन का भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, नाइट्रोजन का भी आएगा तो बन जाएगा, बस इतना याद रखना। पौधे जो है
नाइट्रोजन जो है जमीन से मिट्टी से ही ग्रहण करते हैं, ना कि वायुमंडल से। बस इतना याद रखें, काम बन जाएगा। अब घास का पिरामिड मैंने आप लोगों को रटा दिया अच्छे से। ठीक है, घास का कैसा बनेगा भैया? सीधा बनेगा। ठीक है ना? वृक्ष का कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है। जली जीवों का कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है ना? अब ऊर्जा वाला कैसा बनेगा? पिरामिड सीधा बनेगा। ठीक है। बस याद रखना, ऐसे रटे रटे रहो भाई, बन जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम। अब देख लो, एग्जाम में पूछा भी है, 2025 का लेटेस्ट एग्जाम है। 9/11/2025 में फॉरेस्ट गार्ड का हुआ था, उसमें है। इससे ज़्यादा टफ तो थोड़ी बनेगा एग्जाम में लेखपाल के। पहले ये सब लेटेस्ट एग्जाम के पेपर, एसएससी स्टेनो का भी ग्रेजुएट लेवल का पेपर होता है एक तरह से। उसमें पूछा हुआ है जल चक्र के बारे में। इतना आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर ले जाएंगे एग्जाम में। बस आप लोग को थोड़ा सा वहाँ पे शांति से करना होगा। पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों में मानवीय मांग का माप क्या है भैया? अब पारिस्थितिकी पद चिन्ह को क्या कहते हैं यार? इकोलॉजी जो है, या फुटप्रिंट वगैरह ऐसे कुछ कहते हैं। कार्बन फुटप्रिंट अगर इस तरह से नाम आता है ना, वो एक पदचिन्ह फुटप्रिंट ही है। ठीक ना? तो ऐसे क्षेत्र है जो मानवीय मांग को जो है पूरा करते हैं, उसको फुटप्रिंट ही कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र को मानवीय मांग को पूरा करते हैं, इसको याद रखेंगे, बस इतना ही। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है फुटप्रिंट वगैरह, काम बन जाएगा आपका। इकोटोन वगैरह जो होते हैं, जानते क्या है? जो दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का जो होता है क्षेत्र, वो इकोटोन होता है। मैं बता दे रहा हूँ बस इतना। बायोम जो है, आप लोग जान ही रहे हैं, जीव जंतुओं से जो होते हैं, बायोम हो जाता है, बन जाएगा। अपघटक के बारे में भैया यहाँ पूछा हुआ है। अपघटक मैंने कई बार बता दिया है। क्या होते हैं अपघटक भाई? छोटे जीव जंतु, जीवाणु वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। यहाँ साफ लिखा हुआ है, बैक्टीरिया और कवक। ये जो सड़े गले मांस को खाकर जो है पचा जाते हैं। ग्रीन पीस जो है, इसका एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसको याद रख लेंगे, इसको ऐसे ही। बहुत पुराना है। पारिस्थितिकी क्या है भैया? पारिस्थितिकी हम लोगों ने सबसे पहले ऊपर ही पढ़ा था, जीव और उसके वातावरण, यानी कि जीव और अजैविक के बीच में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। भाई जीव और अजीव कहाँ दिया है? ये भी तो जीव ही हुए हैं। मनुष्य हो गया, ये हो गया। यहाँ भी देख रहे हैं, मृदा और जल, ये दोनों अजैविक हो जा रहे हैं। तो यहाँ एक ही ऑप्शन बच रहा है, देख रहे हैं, जीव और वातावरण। इसको मारिए, आगे बढ़िए आप लोग। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था भैया? हैक्कल ने। और यहीं पर पारिस्थितिकी तंत्र आ जाएगा तो ट्रांसले आ जाएंगे। ठीक है ना? बस ऐसे याद रखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप लोगों ने यहाँ तंत्र आ गया है, परिस्थिति था तो ट्रांसले मार देंगे आप लोग सीधे सीधे। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। ये सब इजी क्वेश्चन है। ठीक है, करना होगा तो आप लोग देख लीजिए वैसे भी। भैया, पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता किस पर निर्भर करती है भैया? कोई भी कार्य हो, ऊर्जा पर ही निर्भर करेगी। तो ऊर्जा मारिए। निजो निजी सब बेकार चीजें ऑप्शन में डाल दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। ऊर्जा प्रवाह है। ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड आप लोग याद रखेंगे, सीधा बनता है। बस याद रखेंगे आप लोग। ठीक ना? सीधा बनता है। ताजा जल कहाँ भैया होता है? महासागर में तो ताजा जल तो होता नहीं, लवड़ी होता है। ज्वार अनुभूति में यहाँ भी नहीं, प्रवाल भित्ति में भी ताजा नहीं होता है अभी। तो सिर्फ लवड़ी ही होता है, थोड़ा कम होता है। ठीक ना? तो नदी है, नदी हो गया, हिमनद हो गया। हम्म, जल पृथ्वी के जो अंदर थोड़ा बहुत पाए जाते हैं, वो हो गए हैं जो हैंडपंपों से हम लोग निकालते हैं, ताजा स्वच्छ जल है। ठीक है ना? मीठा पानी हो गया। कई जगहों पे झील वगैरह भी आ जाती है, तो वहाँ भी देख लेंगे आप लोग। ठीक है, मार देंगे। वैसे झील ज़्यादा तो नहीं, झील जो है लवड़ी भी होते हैं और अलवड़ी भी होते हैं। ठीक है ना? तो दोनों याद रखेंगे आप लोग। जीवमंडल की ऊंचाई जो पूछ लिया है, तो एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन आपको मार देंगे 30। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन है आप लोग आराम से कर ले जाएंगे, इसको करने की हम लोग को जरूरत नहीं है। ठीक है? सब बेकार क्वेश्चन दिए होंगे, सब लोग पढ़े हुए हैं, श्रृंखला वगैरह के बारे में पढ़े हुए हैं, घास हो गया, पतंगा हो गया, मेढक हो गया, ये सब सांप बाज, ये सब पढ़े हुए हैं।
आहार श्रृंखला में कितने होते हैं भैया? 4 होते हैं, हम लोग पहले बताया था। प्राथमिक हो गया, द्वितीयक, तृतीयक और चौथा। चौथे कौन से आ जाते हैं? शेर वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, शेर वगैरह हो जाते हैं, बाज वगैरह हो जाते हैं, सब आ जाते हैं। 10% का नियम जो लिंडमान ने दिया था, आप लोग देखे ही हैं। बस वही सब है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, ऐसे आएंगे, आप लोग कर ले जाएंगे। घास आधारित परितंत्र यहाँ भी दे दिया। घास भाई कहिया बनता है? सीधा बनता है। वृक्ष उल्टा बनता है। याद रखेंगे, ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है, ठीक है, सदैव सीधा बनेगा, कभी उल्टा नहीं बनेगा। और महासागर का जो है उल्टा बनेगा, ठीक है ना। बस यही है। और अगला टॉपिक हमारा जो वन्य जीव संरक्षण, इसको जो है हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे पूरे टॉपिक को, सारे टॉपिकों को हम लोग कवर कर लेंगे रिवीजन के पर्पज से। भाई पढ़ने के पर्पज से नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। पढ़ना आप लोग जो भी बुक है आप लोग पढ़ते रहिए। बस रिवीजन वीडियो मैं जल्दी से जल्दी कवर कर रहा हूँ। आप लोग सभी लोगों का धन्यवाद।